हेलो जो नमस्कार। कैसे आप सभी के सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी के सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में एकदम मस्त होंगे। क्योंकि आप सभी को पता ही है कि मैं भी आप सभी के लिए पर डे कुछ ना कुछ परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता ही रहता हूँ। उसमें एक बच्चे का ये भी कमेंट आया था, सर आप झूठ बोल रहे हैं, पर डे क्लास नहीं ले रहा है। अरे भाई, पर डे क्लास नहीं लेने का कारण ये है कि कोई काम पड़ जाता होगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि पर डे क्लास हो। पर डे का कहने का मतलब कभी छुट्टी भी तो ले सकता है आदमी ना। ठीक है, तो एक दो दिन अगर बीच में कभी अब्सेंट हो जाए, ना क्लास चले तो कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे अभी सारे टीचर्स नहीं पढ़ा रहे, हम अकेले पढ़ाते हैं। हम अकेले पढ़ाते हैं तो कहीं जाना हुआ तो हो सकता है कि उस दिन क्लास ना चले। जैसे अभी आज क्लास चल रहा है, आज के बाद से क्या होगा, 1 तारीख को ही क्लास आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये ना कहना कि सर पहले बताया नहीं थे, पहले ही बता दे रहे हैं कि आज के बाद 1 तारीख को ही क्लास देखने को मिलेगा। और आप अगर परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, क्लास 12 के बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप अपना 1 घंटा इस चैनल को दे दो। जब भी आप पेपर में जब बैठोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, हमने कुछ किया है, हमने कुछ तैयार किया है। ठीक है, तो आप 1 घंटा समय निकाल के इस चैनल को दे दो पर डे। शाम को 6 बजे से 7 बजे तक नियर अबाउट दे देते हो तो आप बोर्ड की एग्जाम बैठोगे तो आपको लगेगा कि अरे भाई, हम तो कुछ तैयार करके आए। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल बिना तैयार किए चले आए। ठीक है, चलो। तो आज का क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक शेयर करना तो आप भूलो ही नहीं, क्योंकि लाइक और शेयर से, आपके लाइक और शेयर से मेरा ऊर्जा बढ़ेगा और आपके लिए बेस्ट हो सकता है। ठीक है, चलो। तो आज के हम लोग क्लास में देखेंगे, क्लास 12 का हमारा फिजिक्स होगा। और फिजिक्स में क्या देखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें नहीं देखा जाएगा। हम 1 नंबर वाले जो हमारे क्या होते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं, उसको भी आज हम इसमें देखने वाले हैं। बहुत ज्यादा लंबा क्लास नहीं होगा, लेकिन आज से ये जो शुरू हुआ है तो आप ध्यान देना कि ऑब्जेक्टिव के साथ साथ क्या होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी हमारा 6 नंबर का आता है और 1-1 नंबर वाले प्रश्न भी हमारे रहते हैं। तो उन सारे क्वेश्चनों को यहाँ पे देखने वाले हैं। मतलब ये क्लास में तो होगा नहीं, क्योंकि ये बहुत लंबा प्रक्रिया है, लंबा फिजिक्स का जो चैप्टर है हमारा देखेंगे, तो हमारा जो सिलेबस है वो ज्यादा है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव कुछ होगा और कुछ आपके 1 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे। ये अगर देखते हो तो आपका कुछ ये हद तक आप ये सोच सकते हो कि हम कुछ एग्जाम में कुछ अच्छा कर सकते हैं अगर इसमें से कुछ आ रहा हो तो। ठीक है, चलो हम आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं इस क्लास का। चले एक बार देख ले कि कौन कौन उपस्थित हुए हैं भाई। सिब्बूराज, एलसीआर परिपथ कब पढ़ाएंगे सर? पढ़ाएंगे भाई। चंदन, बाकी लोग भी भाई अपना उपस्थिति दर्ज करा दे। कुछ चैट तो करना चाहिए, आपको मैसेज करना चाहिए। ठीक है, अगर कोई आपको दिक्कत हो तो उसको लेके करना चाहिए कि सर कुछ और भी पढ़ाइए, मतलब इसमें बताना चाहिए आपकी समस्या क्या है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, यानी पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का। आपको बताना है इसमें कर अर्धचालक में अर्धचालक में संयोजकता बैंड एवं चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल होता है। बताओ। ऑप्शन दिया ए बी सी डी दिया है। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब बताओ ऑप्शन क्या होगा। कर रहा है अर्धचालक में संयोजकता बैंड एवं चालन बैंड के बीच का ऊर्जा अंतराल पूछ रहा है। बताओ ऊर्जा अंतराल क्या होगा, जल्दी करो, बता दो आप इसमें ऊर्जा अंतराल क्या होने वाला है, बताओ। क्या होगा इसका ऊर्जा अंतराल? इस टाइप के क्वेश्चनों को करने के लिए आपको बताया गया है। किसमें कह रहा है कि अर्धचालक सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, जिसमें आपको बताया गया था, ये चैप्टर जब पढ़ाया जा रहा था तो इस पे फोकस करने के लिए बोला गया था कि ये जो पॉइंट होता है इसको अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। ठीक है, तो उसमें आपको बताया गया था कि जो हम ऊर्जा बैंड के आधार पे अगर हम चालक, अचालक और अर्धचालक का वर्गीकरण करते हैं तो उसमें बताया गया था आपके कंडक्शन बैंड होते हैं और वैलेंसी बैंड होता है। क्या क्या होता है? कंडक्शन बैंड, ये कंडक्शन बैंड होता है। बॉन्ड न लिखना, बैंड होता है। ये आपका वैलेंसी बैंड है। तो अगर हम यहाँ पे कंडक्टर की बात कर रहे हैं तो बोला गया था कि ये ओवरलैप करते हैं, यानी कि दोनों जो बॉन्ड होते हैं ये ओवरलैप करते हैं, एक दूसरे पे ओवरलैप किए रहते हैं। ठीक है, देखना
एक दूसरे पे ओवरलैप किए रहते हैं, ये यहां तक चढ़ा रहेगा और यहां तक चढ़ा रहता है। ये हम बात करते हैं कि यानी कि कह दोगे कि 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर है या बहुत कम है तो आप वहां पे कहते हो कि वो चालक है। क्या है? चालक है। ठीक है। जब हम कुचालक की बात करते हैं तो इसमें आपको विस्तार से तो बता नहीं रहे। ठीक है। तो इसके बीच का जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है, ईजी होता है, ये लगभग लगभग क्या होता है? ये लगभग लगभग क्या होता है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के नियर अबाउट होता है। अगर आपसे अगर कह दे कि उसके बीच का जो ऊर्जा अंतराल है, एनर्जी गैप है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज्यादा है, तो आप उसको क्या कहोगे भाई? कुचालक कहोगे, वैद्युत रोधी कह सकते हो। वैद्युत रोधी है, कुचालक है। क्लियर? तो ये आप देखो, तो ये कह रहे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये तो हो ही नहीं सकता। 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो ही नहीं सकता। 0 किस में होता है? चालक में होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो क्या बचा हमारे पास ऑप्शन? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या बचा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एक क्वेश्चन आपको यहां पे बताएगा, लेकिन एक क्वेश्चन के अंदर देखोगे ये चालक भी क्लियर हो गया कि अगर कह दे कि कितना फॉरबिडन एनर्जी गैप, ईजी जाए ऊर्जा अंतराल जिसको कह रहे हो, वो कितना है? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 0 के आसपास, यानी 1 से कम है, तो आप उसको कह सकते हो चालक में भी जा सकता है। ठीक है। हम 1 से थोड़ा सा ज्यादा 1.5 तक अगर बात करें तो वो आपका क्या होगा? ये अर्धचालक में चला जाएगा। ठीक है। अर्धचालक में चला जाएगा। किस में जाएगा? अर्धचालक में। तो यहां पे हमारा ऑप्शन क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात समझ में आ रही है? बोलो। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई दिक्कत है? बोलो। चलो, यहां पे ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन आज का लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है 0 के ताप पर शुद्ध अर्धचालक होता है। बताओ, 0 के ताप पे शुद्ध अर्धचालक होता है। ये कह रहा है 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक होता है। क्या होता है? चालक होता है कि प्रतिरोध होता है कि शक्ति स्रोत होता है कि विद्युत रोधी होता है? बता दें आप, क्या होगा 0 के ताप पे शुद्ध अर्धचालक? क्या होगा? जल्दी करो, बताओ, देखते हैं फिर। बताएं आप क्या होगा? 0 के ताप पे शुद्ध अर्धचालक क्या होगा? अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा इसके बारे में बताएगा। ठीक है। और उसी में कहा है आपका 0 के ताप पे शुद्ध अर्धचालक के बारे में पूछ रहा है। बताओ। करेक्ट। 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक होता है। चालक होता है। इसमें ऑप्शन में आप लोग बता रहे हो ए नंबर। बताओ। 0 केल्विन की बात कर रहा है कि जब हम बात करते हैं कि 0 केल्विन की बात करें, ठीक है, तो 0 केल्विन ताप पे शुद्ध अर्धचालक जो होता है वो कुचालक की भांति कार्य करता है। तो कुचालक इसमें ऑप्शन देखो दिया है क्या? चालक है, प्रतिरोध है, शक्ति स्रोत है, और क्या है? विद्युत रोधी है। क्या है? विद्युत रोधी है। तो हम विद्युत रोधी को ही क्या कहते हैं? कुचालक कहते हैं। तो आप यहां देखो कि 0 केल्विन ताप पे शुद्ध अर्धचालक क्या होगा? ये हो जाएगा, ये आपका विद्युत रोधी, जिसको आप क्या कहते हो? कुचालक कहते हो। क्या कहते हो? कुचालक। समझ भाई? तो ये आपका चौथा नंबर ऑप्शन क्या हो? इसका सत्य हो जाएगा। चौथा नंबर ऑप्शन क्या होगा? सत्य हो जाएगा। क्लियर? चलो, यहां तक कोई डाउट है? इसका 4 नंबर ऑप्शन क्या होगा? सत्य हो जाएगा। ठीक है जी। चले भाई, आगे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं आज का। देखो, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखो, कर रहा है यहां पे परमाणु के अंदर अल्फा कण किस बल के कारण प्रकीर्णित होता है? बताओ, परमाणु के अंदर अल्फा कण जो होता है किस बल के कारण प्रकीर्णित होता है? बताएं आप। परमाणु के अंदर अल्फा कण किस बल के कारण प्रकीर्णित होता है? पहला ऑप्शन है आपका यहां पे गुरुत्वीय बल, नाभिकीय बल, कुलामी बल या कुलाम बल। ये कर रहा है चौथा नंबर चुंबकीय बल। बता दें आप, परमाणु के अंदर अल्फा कण किस बल के कारण
प्रकटित होता है। ये आपको इसके पहले वाला जो ऑब्जेक्टिव क्लास लिया गया है उसमें आपको ये क्वेश्चन भी बताया गया है, अच्छे तरीके से बताया गया है। बताओ क्या होगा इसमें। ये कह रहे परमाणु के अंदर अल्फा कण किस बल के कारण प्रकटित होता है, बता दो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, ए बी सी या डी होगा, क्या होगा। सिब्बू का है बी नंबर, चंदन का डी नंबर, एक और महानुभाव है उनका है डी नंबर। बिल्कुल सही आपका डी नंबर, डी नंबर होता है। परमाणु के अंदर अल्फा कण किस बल के कारण प्रकटित होता है, तो चुंबकीय बल के कारण। याद रखोगे कि चुंबकीय बल के कारण क्या होता है, प्रकटित होता है। किस बल के कारण, चुंबकीय बल के कारण क्या होता है, प्रकटित होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, करे आधुनिक मतानुसार प्रकाश की प्रकृति है, बताओ आधुनिक मतानुसार प्रकाश की प्रकृति है। क्योंकि पहले प्रकाश के बारे में हम दो दो क्रियाओं के बारे में पहले जानते हैं। पहले की बात करें तो प्रकाश केवल क्या माना जाता था, तरंगों के रूप में चलता है। किस रूप में चलता है, तरंगों के रूप में चलता है। फिर बाद में उसका प्रकृति बदल के क्या माना गया कि ये कहा गया कि वो कणों के रूप में चलता है। किसके रूप में, कणों के रूप में। तो ये करे आधुनिक मतानुसार बताना है, किसके अनुसार बताना है, आधुनिक मतानुसार बताना है कि प्रकाश की प्रकृति क्या होती है आधुनिक मतानुसार। तो इसमें क्या है, पहला नंबर ऑप्शन केवल तरंग प्रकृति, दूसरा है आपका केवल कण प्रकृति, तीसरा है कण एवं तरंग प्रकृति, और इनमें से कोई नहीं। तो आप देखो आधुनिक मतानुसार की बात करें तो आधुनिक मत ये कहता है कि अभी का जो वर्तमान का चल रहा है कि प्रकाश की जो प्रकृति है कण एवं तरंग दोनों की होती है। किसकी किसकी बात कर सकते हैं यहां पे, तो ये आपका सी नंबर ऑप्शन क्या होगा, सत्य हो जाएगा कि कण एवं तरंग प्रकृति, कण एवं तरंग प्रकृति। बात समझ में आई। तो ये आपका सी नंबर ऑप्शन क्या है, सत्य है। ठीक है, चलो ये नंबर नहीं, सी नंबर कण एवं तरंग प्रकृति। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन लेते हैं। कह रहे अर्धचालक में वैद्युत चालन होता है, बताओ अर्धचालक में वैद्युत चालन होता, बताओ। अभी कुछ देर पहले ही इसके बारे में मतलब दो क्वेश्चन इस पे देख चुके हम लोग। अर्धचालक में वैद्युत चालन होता है, बता दें अब क्या होगा, अर्धचालक में वैद्युत चालन क्या होता है बताएं, जल्दी करो। निखिल यादव बी नंबर, अच्छा पहले क्वेश्चन का भी बता रहे हो, बताओ इसको बताओ अर्धचालक में क्या हो जाएगा, बताओ अर्धचालक में, इसमें कहा गया अर्धचालक में वैद्युत चालन होता है, जल्दी करो बताओ। बताओ जल्दी। करें अर्धचालक में वैद्युत चालन होता है, जल्दी करें। डी नंबर, इनमें से कोई नहीं होगा, डी नंबर। कुछ लोगों का सी नंबर आ रहा है, सी नंबर। देखो हम बात करते हैं जो हमारे अर्धचालक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। आपको जब पढ़ाया गया था इसको तो बताया गया था अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है आपका शुद्ध अर्धचालक और दूसरा होता है क्या है, अशुद्ध अर्धचालक, जिसको आप निज और बाह्य भी कहते हो। निज को क्या कहा जाता है, शुद्ध अर्धचालक कहा जाता है, और बाह्य को क्या कहा जाता है, अशुद्ध। तो निज यानी कि जब जर्मेनियम और सिलिकॉन अपने प्रारंभिक अवस्था में होता है, यानी कि उसमें किसी भी तरीके की डोपिंग नहीं कराई जाती है, कोई भी अपमिश्रण नहीं किया, कोई भी अशुद्धि अपमिश्रित नहीं की जाती है, तो उसको हम लोग कहते हैं शुद्ध। ठीक है, लेकिन जब अर्धचालक की चालकता बढ़ानी होती है तो हम करते क्या है, उसमें डोपिंग करते हैं।
यानी कि इसमें 5 संयोजकता वाले तत्वों को और 3 संयोजकता वाले तत्वों की क्या करते हैं, उसमें डॉपिंग कराते हैं। कि जब हम 5 संयोजकता वाले तत्वों की डॉपिंग कराते हैं तो आपको इसका बताया गया था कि ये हमारा क्या होता है, जर्मेनियम का स्ट्रक्चर क्या होता है भाई। चलो, ये अगर जर्मेनियम या सिलिकॉन किसी की बात करें तो ये क्या है, इसके देखो ध्यान देना। चलो देखो, हम जर्मेनियम या सिलिकॉन का क्रिस्टल बना लें, या +4 लिख सकते हो। चलो यहां देखो, क्या लिख सकते हो, +4। इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है +4। ध्यान दे दो जरा, यहां से कई सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ठीक है, इसमें बताया गया था कि कौन सा बॉन्ड बनाता है भाई, सहसंयोजक बंध बनता है। ध्यान दे लेना, ये भी ऐसे ही बॉन्ड बनाया रहेगा। इसमें बताया गया था ये जर्मेनियम या सिलिकॉन का क्रिस्टल हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। ठीक है, अब ये देखो, इसमें आपको बताया गया कि जब 5 संयोजकता वाले किसी भी क्या करते हैं, तत्वों का अपमिश्रण करते हैं, तो क्या करता है, 5 संयोजकता वाला इसका स्थान ग्रहण कर लेगा। यानी क्या करेगा, इसके एक क्रिस्टल को हटाता है, एक को हटाता है, यानी कि +4 था तो यहां पे क्या बना लेगा, अब ये हो जाएगा कितना, +5। जब +5 ले लेगा तो 4 इलेक्ट्रॉन तो इसके साथ संयोजक बंध में भाग ले लेते हैं, लेकिन इसका 5वां इलेक्ट्रॉन एक बच जाता है। ठीक है, 5वां इलेक्ट्रॉन जो बचता है इसी को हम लोग कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बात समझ में आ रही है। चलो, ये आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन है। कौन सा इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो जब मुक्त इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसमें एक क्लियर तो हो गया कि अगर अर्धचालक है तो उसमें हम 5 संयोजकता वाले किसी अपद्रव्यों का अपमिश्रण करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो आवेशों का प्रवाह होगा वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होगा। किसके कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। लेकिन ये सिर्फ ये नहीं हो सकता कि मुक्त के कारण ही होगा। तो जब हम 5 का मिलाए तो मुक्त के कारण आ गया, लेकिन जब हम 3 वाले को मिलाते हैं, किसको, 3 वाले को जब मिलाते हैं, यहां पे क्या करेंगे, जब 3 संयोजकता वाला कोई तत्व इसको दे दिए तो ये क्या करेगा, अब देखो ये 3 के साथ तो सहसंयोजक बंध बना लेता है। किसके साथ, 3 के साथ तो सहसंयोजक बंध बना लेता है, लेकिन एक इसका स्थान क्या होता है, खाली बच जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोटर कहते हैं, होल्स। क्या कहते हो, कोटर। तो इसके कारण भी आवेशों का प्रवाह होता है। तो आप याद रखना, अर्धचालक में वैद्युत चालन होता है, किसके कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण भी होता है और कोटरों के कारण भी होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, कोटर एवं इलेक्ट्रॉन द्वारा। यानी ये आपका बी नंबर ऑप्शन क्या होगा, सत्य हो जाएगा, कोटर एवं इलेक्ट्रॉन द्वारा, कोटर एवं इलेक्ट्रॉन के द्वारा। ठीक है, बी नंबर निखिल यादव का आंसर सत्य है भाई, बी नंबर, कोटर एवं इलेक्ट्रॉन के द्वारा। बात समझ में आ रही है। चलो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। बताओ, L/R का विमीय सूत्र होगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार नहीं कई बार पूछा गया है, और उसी पेपर में देखोगे तो 2-2 क्वेश्चन इस पे दे दिया है। एक बार यही क्वेश्चन कर रहा है, L/R का विमीय सूत्र लिखिए, ये ऑब्जेक्टिव में दे दिया है। और एक बार फिर से उसी पेपर में देखोगे तो L/R का ये क्या कर रहा है, मात्रक और विमीय सूत्र पूछ दिया। यानी कि मात्रक और विमीय सूत्र पूछा है तो 2 नंबर में पूछा है, ऑब्जेक्टिव तो आपको पता है 1 नंबर, तो यानी 3 नंबर का क्वेश्चन एक ही बार इससे पूछ लिया गया। बताओ क्या होगा, L/R का विमीय सूत्र होगा, जल्दी करें आप बताएं, L/R का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, L/R का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, क्या होगा भाई, T होगा 1/T। इसको थोड़ा और भी आगे करके लिख देते हैं, आप यहां पे लिख सकते हो, इसको 1/T है तो यानी T का पावर -1 भी लिख सकते हो। ठीक है, ये वाला पॉइंट है तो इसको लिख सकते हो, T रहेगा और A का पावर -1 हो जाएगा। इसी चीज को आगे बढ़ा के लिखोगे तो ये हो जाएगा A और T का पावर -1। बताओ क्या होगा, L/R का विमीय सूत्र, L क्या है आप यहां पे बताओ, L पता चल जाए क्या है, R पता चल जाए क्या है, तो दोनों को लिख लोगे, उसका मात्रक या विमीय सूत्र याद होगा, विमीय सूत्र मिल जाएगा आपको इसका आंसर। चलो
बताएं आप, इसका क्या होगा? बन जाएगा कि बताना पड़ेगा? देखो L बाई आर का बीमीय सूत्र पूछा है। L क्या है आपका, ये आपको बताएगा है क्या है भाई? स्वप्रेरकत्व। क्या है? स्वप्रेरकत्व। L क्या आपका? स्वप्रेरकत्व है। R क्या है आपका? प्रतिरोध है। ठीक है, तो हम यहां पे L इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? कोई बताएगा? L इज इक्वल टू आपको फॉर्मूला बताया गया था, ये यहां से लिखो, E इंटू डेल्टा टी बाई डेल्टा आई, L का फॉर्मूला है। तो यहां से क्या मिल जाएगा? L बराबर E है। E क्या है? विद्युत वाहक बल है, जिसका मात्रक होता है वोल्ट। बात समझ में आई? इनटू इसका मात्रक होगा डेल्टा टी का क्या होगा? सेकंड, बटे में आई है तो क्या होगा? एम्पियर। यहां तक किसी को कोई डाउट है? चलो, L मिल गया, और हमको क्या चाहिए फिर? बटे में R चाहिए। R, ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम अगर आप देखोगे तो ओम के नियम से आपको क्या पता चल जाएगा कि V इज इक्वल टू होता है IR। हमको चाहिए R, तो R इज इक्वल टू क्या मिलेगा? V बाई आई। तो आप R इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? बटे में ही लिख दे, यहां पे लिख दे। चलो, तो बटे में ही लिख देते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा? देखो, ध्यान देना जरा, ये बटे में क्या दे देगा? R। R का यहां से क्या होगा? V बाई आर। V मतलब क्या होगा? वोल्ट। क्या लिख सकते हो? वोल्ट। बटे में क्या होगा? I है तो क्या होगा? एम्पियर। ठीक है, वोल्ट पर एम्पियर मिला। क्या दिख रहा है आपको? सामने दिख रहा है, एम्पियर से एम्पियर कट जाएगा, वोल्ट से वोल्ट कट जाएगा। तो L बाई आर क्या मिला हमको? सेकंड मिला। क्या मिला? सेकंड। तो सेकंड किसके लिए आता है भाई? टाइम के लिए। तो क्या लिखोगे? टी। क्या लिखोगे? टी। बात समझ में आ रही है कुछ? तो इसका पहला नंबर ऑप्शन क्या है? सत्य है। L बाई आर की बात कर रहे थे, तो L बाई आर का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? टी, यानी यहां पे दिख रहा है आपको। ठीक है, चलो जल्दी करो, अगला क्वेश्चन लेते हैं। चले, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अच्छा, अंकित, V बाई आई ए। अच्छा, इसके पहला नंबर कौन सा ऑप्शन बता रहा था? ए। बढ़िया है, चलो ठीक है। अभिमन्यु, सर साफ नहीं दिख रहा। अरे मूर्ख, साफ तो दिख रहा है, कई बार बताया गया है। आप क्या करो, उसको क्वालिटी आप 360 पे रखोगे तब साफ दिखेगा। ऐसे ही 144 पे देखोगे या डायरेक्ट चले जाओगे तो 144 पे नहीं साफ दिखेगा, आपको क्वालिटी 360 पे रखनी होगी। ठीक है, चले बताएं। इसमें बता दो, एक AMU के तुल्य ऊर्जा होती है, क्या होती है भाई? 931 EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, कि 931 MEV मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, कि 931 जूल होता है, कि 0 होता है? क्या होगा? संजय कुमार सी, चंदन का भी सी नंबर, बी नंबर हो गया। अच्छा, बी नंबर। अरे बाबू, आपको बताया गया है, एक AMU एटॉमिक मास यूनिट जो होता है, ये 931 MEV के इक्वल होता है। कितना? 931 MEV के इक्वल होता है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी बी नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा? सत्य हो जाएगा। ठीक है, ये इसका डेरिवेशन भी करके दिखाएगा ऐसा कि एक AMU बराबर कितना होता है। तो आप याद रखो, क्या? 931 MEV होता है। देखो, बार बार जब देखोगे, क्लास में उपस्थित रहोगे, जब देखोगे तो बोर्ड के एग्जाम में जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा या अति लघुत्तरीय प्रश्न आएगा, आप तुरंत उसको लिख लोगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अब यहां पे कह रहा है LED का पूरा नाम लिखिए। बताओ भाई, LED का पूरा नाम क्या होगा? अब यहां पे एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आ गए हमारे, तो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन है वो क्या लिख सकते हो? LED का पूरा नाम
आपको बताना है, ठीक है। पीएन संधि डायोड फर्स्ट दिशिक में कब होता है बताना है। जर्मेनियम को कैसे पी टाइप का अर्धचालक बनाया जा सकता है। अब एक फैरेड वैद्युत धारिता वाले गोली चालक की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ये बताओ, 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर, एलईडी का पूरा नाम बता दे आप, क्या होगा। एलईडी का पूरा नाम बता दो, ऑप्शनल तो गया आप, ठीक है। बताओ एलईडी का पूरा नाम क्या होगा। कोशिश करो कि लगातार 1 घंटा इस चैनल को दो। लगातार अगर 1 घंटा इस चैनल को देते हो, समझ लो आप बोर्ड के एग्जाम में कुछ ना कुछ तैयार करके गए हो, ठीक है। लाइट इमिटिंग डायोड होगा, बढ़िया है। लाइट इमिटिंग डायोड होगा, लाइट इमिटिंग डायोड होगा, बढ़िया है भाई। क्या होगा, लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। इमिटिंग डायोड, बात समझ में आ रही है। लाइट इमिटिंग डायोड होगा। चले, 8वें का आंसर आपको मिला, लाइट इमिटिंग डायोड होगा, ठीक है। अब यहां पे 9वां नंबर आंसर क्वेश्चन कर रहा है, पीएन संधि डायोड पश्च दिशिक में कब होता है। बताओ पीएन संधि डायोड पश्च दिशिक में कब होगा। ये 8 नंबर आपका हो गया। एलईडी का पूरा नाम लिख दे, लाइट इमिटिंग डायोड, सही है, लाइट इमिटिंग डायोड होगा। अब बताना है पीएन संधि डायोड पश्च दिशिक में कब होता है। पश्च दिशिक में कब होता है बताओ। इसके बारे में अभी कुछ देर पहले ही बताया जा रहा था, सेमीकंडक्टर के बारे में। वही कह रहा है, सेमीकंडक्टर ही तो है आपका जर्मेनियम। सिलिकॉन या जर्मेनियम की बात कर रहा है तो सेमीकंडक्टर ही तो है। तो ये जर्मेनियम को सॉरी, ये कर सॉरी, यहां पे है पीएन संधि डायोड पश्च दिशिक में कब होगा। अभी 9 नंबर क्वेश्चन है, तब ना 10 में आएंगे। तो पीएन संधि डायोड पश्च दिशिक में कब होगा। तो पीएन संधि डायोड बनाते कैसे हो, हम 2 टुकड़ा ले लेते हैं, एक पी टाइप, एक को क्या कर लेते हैं, पी टाइप बना लेते हैं। हम यहां पे क्या किए, 2 टुकड़ा ले लिए, ठीक है। अब देखो पीएन की बात करें तो इधर वाला क्या बनाता है, पी बनाता है, इधर वाला क्या बनाता है, एन बनाता है। और ये पश्च दिशिक में कब होगा, ये पी है और ये क्या है, एन है। और ये पश्च दिशिक में कब जाता है, कि जब हम इसको क्या करते हैं, इसके पी क्षेत्र को बैटरी के किससे, ऋण, बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ते हैं, और एन क्षेत्र को बैटरी के धन टर्मिनल से जोड़ते हैं। जब पीएन संधि डायोड में पी क्षेत्र को बैटरी के ऋण ध्रुव से और एन क्षेत्र को बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ते हैं, तो ये क्या होता है, पश्च दिशिक होता है। किसमें होता है, पश्च दिशिक में होता है, पश्च दिशिक में होता है। क्लियर, अरे बोलो, पश्च दिशिक में होता है। लेकिन जब हम यही पीएन संधि डायोड ले लें और इस पीएन संधि डायोड को, ये पी क्षेत्र ये एन क्षेत्र, पी को किससे, बैटरी के धन ध्रुव से और एन को बैटरी के ऋण ध्रुव से, तो ये क्या होता है, अग्र में हो जाता है, अग्र दिशिक में हो जाता है। किस में हो जाता है, अग्र दिशिक में होता है। ये रिवर्स बायस में है और ये क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में चला जाता है। कब, जब पीएन संधि डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के धन ध्रुव से और एन क्षेत्र को बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ते हैं, तो ये क्या होता है, अग्र दिशिक में होता है, यानी धारा को अनुमत करता है। और ये पश्च दिशिक में हो जाएगा तो धारा को अनुमत नहीं करता है। ये भी बताया गया होगा कि पीएन संधि डायोड आपका एक स्विच का भी काम करता है। किसी लिए करता है कि अग्र दिशिक पश्च दिशिक में होता है तो काम करता है। ये हेडिंग जब पढ़ाया गया था तो आपको बताया गया था कि आप पीएन संधि डायोड को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि पीएन संधि डायोड आपके बोर्ड के एग्जाम में क्या होगा, रहने वाला है, ठीक है। तो इसमें ये नहीं है कि छोटा छोटा क्वेश्चन पूछाएगा, बड़ा भी क्वेश्चन ये दे सकता है। तो पीएन संधि डायोड आपके लिए बड़ी ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलो, तो 9-10 क्लियर है। अर्धदृष्टकारी में, पूर्ण दृष्टिकारी में, वो अलग की बात है, उसमें स्विच में जब लगाते हैं तब वो बनता है, ठीक है। चलो, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है, नहीं है तो हम इसको हटाएंगे भाई, इरेज करेंगे और हम बात करेंगे किसमें, अब अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, 10वें नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। इसमें क्या होने वाला है, ठीक है। चलो 10वें नंबर की बात करें, 10वें नंबर क्वेश्चन की बात करने वाले हम लोग, मिटा देते हैं इसको। अब
चलो अब 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन आपका कर रहा है, क्या कर रहा है, जर्मेनियम को कैसे पी टाइप का अर्धचालक बनाया जा सकता है। अभी इसके पहले ही इसके ऊपर हम लोग चर्चा किए थे। देखो जर्मेनियम को कैसे बनाया जा सकता है, देखो जर्मेनियम में सिलिकॉन होगा +4 था, जब उसको हम क्या किए थे 3 दिए थे, तो 3 जब आप क्या किए 3 संयुक्ता वाला कोई अपद्रव्य परमाणु उसको देते हो तो उसमें कोटर की अधिकता हो जाती है, कोटर की अधिकता होती है तो क्या बनाता हो, क्या बनाता है, पी टाइप बनाता है। 5 संयुक्ता वाले को देते हो तो वो क्या बनाता है, एन टाइप बनाता है। ठीक है, अभी इसके ऊपर चर्चा किया गया था। ठीक है, तो यहां पे क्या करोगे, जर्मेनियम को कैसे पी टाइप का अर्धचालक बनाया जा सकता है, तो जर्मेनियम को हम लोग क्या करेंगे, जर्मेनियम को 3 संयुक्ता वाला कोई भी अपद्रव्य परमाणु दे दे, जैसे अभी बोला गया था यहां पे क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, इधर 1 इलेक्ट्रॉन, इधर 1 इलेक्ट्रॉन, ये वाला स्थान क्या होगा, खाली होगा, इसके साथ ये क्रिया करेगा, इधर +4 वाला रहता है। बात समझ में आ रही है ना, ये आप लोग को बताया गया है, अभी कुछ देर पहले ही बताया गया है, +4 यहां पे ले लो। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताया गया है, तो अब बताने की कोई आवश्यकता यहां पे नहीं लग रही है, लेकिन चलो हम यहां पे इसको लिख देते हैं, ये आपका +4 वाला है। ठीक है भाई, ये तो यहां पे क्या होगा, ये कोटर आपका दिया, कोटर दिया तो क्या बनता है भाई, कोटर वाला आप याद रखोगे, जब हम क्या करेंगे किसी भी अर्धचालक में या शुद्ध अर्धचालक में 3 संयुक्ता वाला कोई अपद्रव्य परमाणु जब मिश्रित करते हैं तो जो बनता है उसी को क्या कहते हैं भाई, वो पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। तो पी टाइप बनाना है तो 3 को मिला दो, अगर एन टाइप बनाना है तो यहां पे क्या करोगे, एन टाइप बनाना है, कौन सा टाइप, एन टाइप, तो किसको मिलाओगे, 5 को। ठीक है, याद रखोगे इतना ना, एन टाइप बनाना है तो 5 को मिलाएंगे, पी टाइप बनाना है तो किसको मिलाएंगे, 3 को मिलाएंगे। ठीक है, तो बस आपको इसमें लिख देना था जर्मेनियम को कैसे क्या बनाया जा सकता है, पी टाइप का अर्धचालक बनाया जा सकता है। तो आप लिख सकते हो जर्मेनियम परमाणु में हम लोग क्या करेंगे, 3 संयुक्ता वाला अपद्रव्य परमाणु मिश्रित कर दे तो वो क्या बन जाएगा, पी टाइप अर्धचालक बन सकता है। ठीक है, जिससे उसकी चालकता क्या होगी, बढ़ सकती है। चालकता बढ़ाने के लिए 5 संयुक्ता या 3 संयुक्ता दोनों में से किसी को मिलाते हैं, लेकिन ज्यादा चालकता बढ़ानी है तो आपको क्या करना होगा, 5 संयुक्ता ही मिलाना होगा जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो जाए। ठीक है, चलो बताओ यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है, यहां तक नहीं कंफ्यूजन है तो फिर आगे बढ़ेंगे। यहां तक आपको समझ में आ रहा है, यहां तक किसी को कोई डाउट है, अगर यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई समस्या नहीं है, नहीं है, नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो 11 नंबर क्वेश्चन देख लो क्या होगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, कर 1 फैरेड वैद्युत धारिता वाली गोलीय चालक की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी है, 1 फैरेड वैद्युत धारिता वाले गोली चालक की त्रिज्या ज्ञात करनी है। अब बताओ त्रिज्या ज्ञात करनी है, ठीक है, गोली चालक की बात कर रहा है, यानी हमारी जो पृथ्वी है वो भी क्या एक गोला ही है। ठीक है, तो कई दफा पूछ लेता है कि हमारी पृथ्वी त्रिज्या दे देगा, त्रिज्या तो आपको पता है पृथ्वी की 6400 किलोमीटर होती है, आप मीटर में कन्वर्ट भी कर सकते हो। अगर पृथ्वी के बारे में कहे तो आप त्रिज्या लिख लेना 6400 किलोमीटर में होता है, मीटर में आप कन्वर्ट करना जानते हो। ठीक है, लेकिन जब यूज करना तो मीटर में कन्वर्ट करके यूज करना। ठीक है, तो यहां पे किसकी बात कर रहा है, ये कर 1 फैरेड वैद्युत धारिता वाले गोली चालक की धारिता। तो आप धारिता को किससे इंडिकेट करते हो भाई, सी से करते हो। तो ये आपको यहां पे दिया हुआ है सी, सी बराबर ऑलरेडी दिया है 1 फैरेड दिया है, फैरेड। ठीक है, अब कह रहा है गोली चालक की त्रिज्या क्या ज्ञात करना है, आर बराबर व्हाट। ठीक है, तो किसी भी गोली चालक की धारिता के लिए फॉर्मूला आपको बताया गया है, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर, आप K इंटू आर में लिख सकते हो। ठीक है, चलो C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर, हमसे आर पूछ रहा है, C का मान दे दिया है, रख दे यहां पे, C का वैल्यू क्या 1 फैरेड है, तो आप जब यहां पे 1 रखोगे, इतना तो समझदार बन ही गए हो, डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, आर का वैल्यू निकालना है तो ये 4 पाई एप्सिलॉन 0 गुणा इधर जाके क्या होगा भाग, तो C बाई क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, बात समझ में आ रही है। C का मान दिया है आपको कितना 1 दे दिया है,
इसका मान कितना 4 तो ये है, और पाई का मान आप 22/7 रखो या 3.14 रखो, जो मन करेगा वो रख सकते। तो इनटू हम 22 बटा क्या रख ले, 7 रख ले। ठीक है, आपको 3.14 रखने का मन होगा वो रख लेना। अब बता दो एप्सिलॉन जीरो का मान क्या होता है। चलो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू बता दो। निर्वात की वैद्युशीलता एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, जल्दी बताएं आप, जल्दी करो, कितना होता है बताओ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बताओ इसमें एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होगा। 8 इंटू 8.85 इंटू 10 की घात -12, हाँ 8.85 गुणे 10 की घात -12 होता है। क्लियर है। चले तो एप्सिलॉन जीरो का मान कितना हो गया भाई, 8.85 गुणे 10 की घात -12 होता है। मात्रक पूछेगा तो क्या करोगे, मात्रक बता दो, मात्रक बता दो क्या होगा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा। इसका मात्रक अगर यहां से लिखना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, यहां से लिखना चाहोगे तो क्या हो जाएगा इसका मात्रक, बता दे, बताओ भाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होगा। अगर इसी चीज को यहां आर को इधर भेज दो तो फैरड, ये आर इधर चला गया तो इसका मात्रक होगा ये फैरड हो जाएगा, और आर का मात्रक क्या होता है, दूरी के लिए है भाई तो मीटर हो जाएगा। तो इसका मात्रक होता है, यहां पे लिख सकते हैं 8.85 गुणे 10 की घात -12, ये हो जाएगा क्या, फैरड पर मीटर। क्या होगा, फैरड पर मीटर। ठीक है, फैरड पर मीटर। तो इसका मान रख सकते हो आप 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब इसको तो सॉल्व कर लोगे, ठीक है, इसको तो आप सॉल्व कर लोगे। अब ये 7 ऊपर चला जाएगा आपका, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद से आप मन करेगा तो पुडोर बना के कर लेना, पावर को ऊपर भेज देना, आसानी से इसको कर सकते हो ना। बहुत बढ़िया, क्रेजी युवराज, ये भी होता है, कोई बात नहीं है, ठीक है, लेकिन यहां से बनाना होगा तो आप इसका मात्रक फैरड पर मीटर लिख सकते हो। इसका मात्रक तो समझ में आ रहा है, यही दिया है, फैरड है, हमको यही चाहिए बीच वाला, तो कांस्टेंट है 4 पाई, इसको मैं ऐसे ही इसको हटा दे, मात्रक में यूज नहीं होगा। आर यहां पे गुणा इधर जाके भाग होगा तो C/R यानी फैरड पर क्या होगा, मीटर भी लिख सकते हैं हम लोग, फैरड पर मीटर लिख सकते हैं। क्लियर है सोनू राज। चले FM बता रहा हूं भाई, फैरड मीटर नहीं होगा, पर मीटर होगा, ये जाके डिवाइड होगा। क्लियर है। चले इसको तो हल कर सकते हो ना, इसको हल कर लेना, यही क्या होगा, इस गोली चालक की त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, इस गोली चालक की त्रिज्या यही होने वाली है। आगे बढ़े ना, आगे बढ़े ना फिर। चले यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है, बता दो। चलो पहले आप लोग सभी मिलके बताओ यहां तक कोई कंफ्यूजन है क्या, फिर आगे बढ़ेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो फिर इसको समझाया जाएगा। ठीक है, नो सर। कुछ लोगों के हाथों में लग रहा है दही जम गया है, हाँ, मैसेज भी नहीं लिख पाते हैं लोग। अपनी समस्याओं को जब किसी को बताओगे नहीं, किसी टीचर को बताओगे नहीं, तो कैसे बताएगा कि आपकी क्या समस्या है, कैसे वो सॉल्व करेगा आपकी समस्याओं को। तो आप बताना तो सीखिए। कुछ लोगों का आ गया भाई, नहीं है नहीं है, नो दिक्कत, अच्छा अच्छा। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। आगे आपको इतना तो पता चल गया, इतना पता चल गया, उसके बाद से आगे बढ़ते हैं। अब बताओ भाई क्या होगा, श्वेत प्रकाश का किसी प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के प्रकाश का अधिकतम विचलन होता है। ठीक है, बता दें आप,
यहां पे कह रहा है श्वेत प्रकाश का किसी प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के प्रकाश का अधिकतम विचलन होता है। अगर कोई श्वेत प्रकाश की किरण है, श्वेत प्रकाश की किरण है, ठीक है, वो किससे होके गुजर रही है, किसी प्रिज्म से होके गुजर रही है, तो गुजरने पर किस रंग के प्रकाश का अधिकतम विचलन होता है, बताएं आप, जल्दी करो। संजय कुमार लाल, बाकी लोगों का आंसर भाई। ये कह रहा है किस प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के प्रकाश का अधिकतम विचलन होता है, अधिकतम विचलन पूछ रहा है। ये इनका आंसर है लाल। आप बताएं, बाकी लोग भी बताएं कि क्या आंसर हो सकता है इसका। ये जो 12 नंबर का क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो सकता है, जल्दी करो। जल्दी करें आप, बताएं क्या होगा भाई। श्वेत प्रकाश के किसी प्रिज्म से गुजरने पे किसी रंग के प्रकाश का किस रंग के प्रकाश का अधिकतम विचलन हो जाएगा। देखो देखो, अगर हम किसी भी प्रिज्म की बात करें और किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरणों को हम लोग क्या करें, उससे आपतित करें, यहां से इस प्रिज्म पे जाने वाली किरण क्या है, श्वेत प्रकाश है। बात समझ में आ रही है। जब श्वेत प्रकाश की किरणों को जब भेजते हो, तो ये जो श्वेत प्रकाश का किरण होता है, ये विभिन्न अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, ठीक है। ये कई सारे रंगों में क्या होता है, विभक्त हो जाता है। तो आप देखोगे, अगर यहां पे बात करें तो ये आपको पहले भी बताया गया है कि एक दो रंगों में नहीं विभक्त होता है, ये करोड़ों रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसमें से हम सिर्फ 7 रंगों को ही देख पाते हैं, ठीक है। तो उन 7 के बारे में ही चर्चा करते हैं। तो यहां पे आप क्या देख सकते हो, हम सिर्फ 7 के बारे में ही यहां पे चर्चा करते हैं। बात समझ में आ रही है। देखो, 7 के बारे में ही हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो विचलन कोण के लिए आपको बताया गया था, विचलन कोण किसे कहते हो, ये आपका क्या है, हम आपतित किरण को आगे की तरफ बढ़े, ये तो निर्गत किरणें हैं हमारी, ठीक है, और निर्गत किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाए तो यहां जो कोण बनता है, इसी को हम लोग कहते हैं विचलन कोण, विचलन कोण। क्लियर है, बोलो। तो आप देखो किस रंग का विचलन कोण सबसे, क्या पूछ रहा है, अधिकतम विचलन होता है, अधिकतम विचलन की बात कर रहा है। तो इसका विचलन ये है, ठीक है। आप इसको कहते हो, हिंदी में कहते हो कि बैजानी हपी नाला, ये ऊपर वाला क्या होता है, लाल होता है, ये क्या होता है, बैगनी होता है, सबसे नीचे, ठीक है। तो नीचे वाला सबसे सबसे ज्यादा विचलन किस में है, नीचे वाले में। इससे कई सारे क्वेश्चन आपको यहां पे देखने को मिल जाएंगे। तो देखो, जिसका सबसे ज्यादा विचलन होता है उसकी चाल सबसे कम होती है, यानी बैगनी की चाल सबसे कम। चाल में देखें तो बैगनी सबसे कम है, और लाल की जो चाल होती है वो सबसे क्या होता है, अधिक होती है, ठीक है। और मध्यवर्ती जो प्रकाश की किरण इसमें निकल के जाती है, ये होती है एलो, ये पीले रंग की होती है। किस रंग की होती है, ये होती है पीली, ठीक है जी, ध्यान से देखना। तो ये मध्यवर्ती की बात करेंगे इसमें, ठीक है। तो आप यहां पे देखोगे विचलन कोण लाल का सबसे ज्यादा होता है, बैगनी का, सॉरी, विचलन कोण जो होता है लाल का सबसे कम होता है, बैगनी का सबसे ज्यादा होता है, यानी लाल की चाल सबसे ज्यादा होती है और बैगनी की चाल सबसे क्या होती है, कम होती है। बात समझ में आ रही है, अरे बोलो, क्लियर है, क्लियर है, इतनी सी बात आपको समझ में आ रही है, बताओ। अरे
एक बार और रिपीट कर दे रहे, श्वेत प्रकाश की किरणें जब गुजरती है किसी प्रिज्म से तो अपने अवयव यानी दिखने वाली 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, जो लाल से शुरू होकर क्या होती है, बैगनी तक समाप्त हो जाती है। बैजानी हपीनाला के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं। ये छोटा क्वेश्चन है, आप लोग जानते हो, ठीक है। तो जब श्वेत प्रकाश की, तो सबसे कम विचलन किसका होता है, लाल का, यानी कि सबसे ज्यादा चाल किसकी होती है, लाल की। तो उसका विचलन क्या होता है, कम। इसका विचलन देख लो, यही इसका विचलन कोण है, ठीक है। लेकिन सबसे नीचे वाला क्या है, यहां पे देख रहे हैं बैगनी है, तो इसका विचलन सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। इसका विचलन सबसे ज्यादा होगा किसका, बैगनी का। तो ये पूछ रहा है अधिकतम विचलन होता है तो किसका होता है भाई, बैगनी का होता है। कम सबसे विचलन होता है किसका, लाल का होता है, ठीक है। क्लियर, चले, ये आपके लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। बीच बीच में आपको क्वेश्चन दिया जाए ताकि आप उसका आंसर कमेंट करके बताओगे, ऐसा नहीं है कि छोड़ दोगे। यहां पे कह रहे हाइड्रोजन परमाणु की वर्ण क्रम में कौन सी श्रेणी प्रावैग्नी भाग में पाई जाती है। आपको बताया गया हाइड्रोजन परमाणु के वर्ण क्रम में जो श्रेणियां होती है कौन कौन सी होती है, लाइमन श्रेणी होती है, बामर श्रेणी होती है, पासन श्रेणी होती है, ब्रैकेट श्रेणी होती है, फुंड श्रेणी होती है। ये सारी श्रेणियां आपकी होती हैं किसमें, हाइड्रोजन परमाणु के वर्ण क्रम में, ठीक है। तो उसमें आपको बताया गया था कुछ श्रेणी जो होती है दृश्य भाग में पाई जाती है, कुछ अदृश्य में। अदृश्य में 2 भाग होता है, एक आपका प्रावैग्नी है, अदृश्य में जब जाओगे तो एक आपका प्रावैग्नी भाग है और दूसरा क्या है, अवरक्त भाग है, ठीक है। तो इसमें आपको देखना है कि इसमें ये कर हाइड्रोजन परमाणु के वर्ण क्रम में कौन सी श्रेणी प्रावैग्नी भाग में पाई जाती है, कौन सी श्रेणी प्रावैग्नी भाग में पाई जाती है। यह आपके लिए होमवर्क है। आप अगर अभी जानते हो तो इसका आंसर कमेंट करोगे, नहीं जानते हो तो इसको ढूंढोगे अपने नोटबुक में, ढूंढने के बाद बताओगे। हमने इसमें सारी श्रेणियों का नाम अभी बोला, ठीक है। लाइमन श्रेणी होती है, बामर श्रेणी होती है, पासन श्रेणी होती है, ब्रैकेट श्रेणी होती है, फुंड श्रेणी होती है। और उसमें आपको ये बताना है कि प्रावैग्नी भाग में कौन सी श्रेणी पाई जाती है, ठीक है। क्लियर ना, चलो ये अगर क्लियर है फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन बताओ, निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक है। ये क्वेश्चन तो अभी आया था, निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक है। अभी तो इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, निर्वात की वैद्युतशीलता के बारे में बता दे आप, निर्वात की वैद्युतशीलता, ठीक है। अब उसके बाद से क्या हम कह सकते हैं, निर्वात की चुंबकशीलता। निर्वात की चुंबकशीलता को हम लोग म्यू नॉट से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हो, म्यू नॉट से, क्लियर है। और निर्वात की वैद्युतशीलता को हम लोग इंडिकेट करते हैं एप्सिलॉन नॉट से। तो हमसे ये म्यू नॉट नहीं पूछा है, एप्सिलॉन नॉट पूछा है। क्या पूछा है, निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक है। अब इसके पहले भी लिखाया गया था निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक, यहां से भी लिख सकते हो। देखो, निर्वात की वैद्युतशीलता 8.85 × 10⁻⁻12 फैराड मीटर, ये भी लिख सकते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं, ये भी लिख सकते हो। अगर दूसरा लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे, हम जानते हैं। अगर हम कुलाम का नियम देखें तो कुलाम का नियम ये कहता है 2 आवेशों के मध्य लगने वाला बल ज्ञात करने के लिए, तो ये होता है 1/4πε0 होता है ना जी। ये क्या होता है, Q1 Q2/r²। और हमको ज्ञात करना है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। मान भी ज्ञात कर सकते हैं लेकिन मात्रक ज्ञात करना भी, क्या ज्ञात करना है, मात्रक। तो आप इसको इधर भेज दो, 4πε0 में सिर्फ एप्सिलॉन नॉट को इधर भेज दे। जब एप्सिलॉन नॉट को इधर भेजोगे तो ये एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ये मिलेगा 1/4π आपका रहेगा। ये एफ जो है, फोर्स जो है, बल जो है, ये गुणा था इधर जाके भाग होगा, तो क्या लिखोगे, Q1 Q2/F। चलो 1 मिनट यहां पे थोड़ा इरेज कर दे क्योंकि हम = लगा दिए। देखो ये 1/4π तो अपने स्थान पे है, ये Q1 Q2/F × r²। अब हमको इसका मात्रक चाहिए, तो इसका मात्रक चाहिए तो यहां लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं, मात्रक।
एप्सिलॉन नॉट का मात्रक लिखोगे तो 1/4 पाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट राशियों का कोई मात्रक नहीं होता है, इसका मात्रक तो नहीं होगा, लेकिन आपका Q1 Q2 आवेश है तो आवेश का मात्रक होता है कुलाम। तो क्या लिखोगे, कुलाम गुणे कुलाम, ये हो जाएगा कुलाम इंटू कुलाम। ठीक है, बटे में क्या लिख सकते हो, एफ बल है तो क्या लिखोगे, न्यूटन, क्या लिखोगे, न्यूटन। अब आर स्क्वायर ते होगा मीटर स्क्वायर, बात समझ में आई। तो आप इसको लिख सकते हो, कुलाम गुणे कुलाम को क्या लिखोगे, कुलाम का स्क्वायर पर न्यूटन, न्यूटन मीटर स्क्वायर। यही तो पूछ रहा था कि वैद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है, तो ये लिख दो, नहीं तो या करके आप इसको और लिख सकते हो, क्या बताया गया अभी, फैरड पर मीटर। तो फैरड पर मीटर भी लिख के काम चला सकते हो, नहीं तो कुलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो क्या बताएगा, ठीक है। चले, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अब ये कह रहा है कि प्रावर्तक दूरदर्शी में अवदृश्यक होता है, प्रावर्ती दूरदर्शी भी बताया गया था आपको, उसमें कह रहा है कि अब ये कह रहा है कि प्रावर्तक दूरदर्शी में अवदृश्यक होता है। ठीक है, तो अब बताओ प्रावर्तक दूरदर्शी जब बनाया जाता है तो उसमें हम लोग क्या लगाते हैं भाई, हम फिगर बना देते हैं। ठीक है, हम फिगर यहां पे ड्रॉ कर दे रहे हैं, आपको बताना है कि इसमें क्या लग रहा है। ठीक है, जिसको डाउट होगा वो खुद ढूंढेगा, ढूंढेगा तब जाके पता चलेगा। ये आपका लेंस है, यहां पे आपका एक समतल समतल दर्पण है, और ये आपका कौन सा दर्पण है, अवतल, अवतल दर्पण है। ठीक है, जो लेंस होता है उसे हम लोग नेत्रिका लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, नेत्रिका कहते हो। यहां जो होता है ये नेत्रिका है, क्लियर, ये नेत्रिका है भाई। अरे यार देखो, नेत्रिका है। ठीक है, तो आप यहां पे कह रहा है प्रावर्तक दूरदर्शी में अवदृश्यक होता है। अवदृश्यक मतलब जो वस्तु को देख रहा होता है, जो वस्तु को देख रहा होता है वो होता है, क्या होता है भाई। अब तो सामने फिगर बना दिए हैं, इसको देख के आप बता सकते हो कि जो प्रावर्ती दूरदर्शी होता है उसमें अवदृश्यक क्या होता है, क्या होता है, अवतल दर्पण होता है कि उत्तल दर्पण होता है कि समतल दर्पण होता है। ठीक है, अगर नेत्रिका की बात करें, हम ही बता दे रहे हैं, चलो अगर नेत्रिका की बात करें तो ये पता चला कि नेत्रिका जो होता है उत्तल लेंस होता है, जो प्रावर्तक दूरदर्शी होता है नेत्रिका क्या होता है, उत्तल लेंस होता है, और ये होता है किधर, वस्तु की तरफ होता है, जिसको हम लोग कहते हैं अविदृश्यक। क्या कहते हैं, अविदृश्यक। तो जो देखो कि इसमें प्रावर्तक दूरदर्शी जो होता है उसमें अविदृश्यक जो होता है वो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। बात समझ में आ रही है, नहीं निखिल यादव जी, उत्तल लेंस नहीं होता है, अविदृश्यक की बात कर रहे हैं, नेत्रिका की बात नहीं कर रहे हैं। आंख के पास जो होता है उसको नेत्रिका कहते हैं। ठीक है, और जो वस्तु के पास होता है, वस्तु के तरफ होता है, उसको क्या कहते हैं, अविदृश्यक कहते हैं। जो वस्तु को देखता है, ठीक है, उसको कहते हैं अविदृश्यक। तो अविदृश्यक कौन देखता है भाई, ये देखता है, डायरेक्ट सामने होता है, अवतल दर्पण आपका जो होता है वो सामने होता है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है, बोलो। अगर आपको यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है तो आज का जो हमारा क्लास है यही समाप्त होता है। लेकिन आप अगले क्लास में, आपको बता दिया गया, शुरू में ही बता दिए हैं कि आपका जो क्लास होगा 1 तारीख को चलेगा।
1 तारीख को आपको फिर से मिलेंगे हम 6 बजे से। लेकिन आप ध्यान दो, फिजिक्स का ही पहले क्लास अभी चलेगा। फिजिक्स में उन क्वेश्चनों को हम यहाँ पे लेके आने वाले हैं जो बोर्ड के एग्जाम में महत्वपूर्ण होता है, और उस पर हम लोग बार बार उसको पढ़ेंगे, बार बार देखेंगे, तो आपके दिमाग में बैठेगा कि जब एग्जाम में बैठोगे तो उस समय भी आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि ये तो सर जी बता रहे थे क्लास में, ये अभी पढ़े हैं कुछ दिन पहले ही, तो वो आएगा। तो अगर थोड़ा बहुत भी याद रहेगा तो आप उससे काम चला लोगे, ठीक है। और यहाँ जो पढ़ाया जा रहा है उसको जरूर देखो। इसका पीडीएफ भी भेज देते हैं टेलीग्राम चैनल पे, सिग्मा क्लासेस यूनिवर्सिटी टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ मिल जाता है जो भी पढ़ाया जाता है। तो अगर कोई डाउट हो तो पीडीएफ को रखे रहो, उसको डाउनलोड करके रखे रहो, इसका आंसर भी देख सकते हो क्या क्या हो सकता है, ठीक है। चलो, तो फिर मिलेंगे हम लोग 1 तारीख को, मिलेंगे शाम को 6 बजे मिलेंगे, और फिर वैसे ही कुछ प्रश्नों के साथ मिलेंगे जो बोर्ड के एग्जाम में धमाल मचाने वाले हैं। चलिए, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।